प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 13 यानी कि अविकारी शब्दों का पठन पाठन करते हैं। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण जिन्हें हम अंग्रेजी में एडवर्ब भी बोलते हैं। वृद्ध धीरे धीरे चल रही है, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, मैं कल जयपुर जाऊंगी, तुम बहुत खेलते हो। तो यहाँ पर जितने भी रेखांकित शब्द आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान और मात्रा का बोध हमें करा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों के बच्चों 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। तो कालवाचक जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, ये वे शब्द हैं जो क्रिया के होने के समय का हमें ज्ञात कराते हैं। मैं प्रतिदिन संगीत का अभ्यास करती हूँ, प्रिया सदा मुस्कुराती रहती है, कुणाल बाजार से अभी लौटा है, मेरे नाना जी परसों आएंगे। तो ये हमें समय का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई या होने वाली है, इसीलिए इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे कि बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये शब्द वे हैं जो क्रिया के होने का स्थान का हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा सीढ़ियों से चढ़ रहा है, भीतर जाकर बैठो, लड़की खिड़की से इधर उधर झांक रही है, रीना बाहर खेल रही है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई या होने वाली है, ये क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, आगे पीछे, यहाँ वहां, पास दूर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। फिर आता है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक जैसे कि हमें इसके नाम से ही बोध हो रहा है, ये वे शब्द हैं जो क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। संदीप ने खूब पानी पिया, परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना होगा, मैं आजकल कम भोजन कर रही हूँ, मयूरी प्राप्त भोजन लेती है। तो यहाँ पर ये शब्द हमें क्या दे रहे हैं? क्रिया के नापतोल की या उसकी मात्रा की जानकारी हमें दे रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण का हमें बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, काफी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना, ये सारे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनको जानने के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी हम लगाकर प्रश्न करते हैं। फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के रीति का बोध कराते हैं, जैसे उसे जोर जोर से बोलने की आदत है, दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, नकुल झूमता हुआ गाने लगा। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं कि क्रिया कैसी हो रही है, उसकी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो इन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराएं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मुस्कुराकर, हौले से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से, फटाफट आदि।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसा लगाकर हम उससे प्रश्न किया जाता है। थोड़ा, कम, ज्यादा, अल्प आदि शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं तब वे विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे प्रवीण ने थोड़ा खाना खाया, प्रवीण ने थोड़ा खाया, तो यहाँ जब अपने प्रवीण ने थोड़ा खाना खाया तो ये जो है संज्ञा, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन जब हमने लिखा प्रवीण ने थोड़ा खाया तो हमने क्रिया के आगे हमने लगाया है थोड़ा, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। आओ दोहराएं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहां, कितनी और कैसे हुई। जरा बताओ तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं या उसका बोध कराते हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का हमें बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आओ अब लिखें। क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद लिखो। परीक्षा के दिनों में अर्नव रात भर पढ़ता रहता है, तो यहाँ पर रात भर ये कैसा है? ये है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद वे सुखपूर्वक रहने लगे, तो ये कैसा है? सुखपूर्वक मतलब कि रीतिवाचक। एक जगह ठहर जाओ, इधर उधर घूमते मत रहो, इधर उधर, तो ये कैसा है बच्चों? स्थानवाचक। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरो। उसका माल डैश बिखर गया, इधर उधर बिखर गया। राजधानी एक्सप्रेस तेज चलती है। डैश ही खाओ, डैश पचा सको, उतना ही खाओ जितना पचा सको। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। उचित क्रिया विशेषण जोड़कर वाक्य को फिर से लिखो। कल से वर्षा हो रही है, कल से लगातार वर्षा हो रही है, तो आप यहाँ पे लगातार लिख के वाक्य को पुनः लिखेंगे। दूध वाला घर आता है, दूध वाला प्रतिदिन घर आता है। बच्चों ये वाक्य आप पुनः लिखेंगे सेंटेंस में क्रिया विशेषण जोड़कर। उसके पास धन है, उसके पास पर्याप्त धन है। कछुआ चलता है, कछुआ कैसे चलता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। कदाचित, कदाचित वह कल चला गया। चारों ओर हरियाली फैली है। गटागट, वह गटागट दूध पी गया। अभी अभी, राम अभी अभी बाजार से आया है। कम से कम कुछ तो खा लो। करके देखो। आपने आसपास के वातावरण जैसे घर, कक्षा, पार्क, बाजार आदि में हो रही गतिविधियों पर ध्यान दो और आसपास के लोगों की क्रियाओं की विशेषता का पता लगाओ। तो ये बच्चों आपका गृह कार्य है। आइए बच्चों अब हम जानते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। संबंध प्लस बोधक मतलब कि संबंध बताने वाले। तो ऐसे शब्द जो संबंध बताते हैं कि कोई चीज ऊपर है, नीचे है, उन्हें हम बोलते हैं संबंध बोधक। मुकुल छत के ऊपर बैठा है। मिताली ने चाकू के द्वारा तरबूज काटा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम
शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य में प्रयोग अन्य शब्दों के साथ में लाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक शब्द। कक्षा के भीतर छात्र पढ़ रहे हैं, तेज आंधी के साथ बारिश भी आई। तो इन शब्दों में क्या हो रहा है? यहाँ पर के ऊपर जो शब्द है ये किसका संबंध जोड़ रहे हैं? मुकुल। मुकुल कहाँ बैठा है? छत के ऊपर बैठा है ना, तो इससे हमें पता चल रहा है। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द के आगे, के पीछे, के नीचे, के सहारे, के बाद, के पहले आदि। संबंध बोधक के भेद। बच्चों इसके 10 भेद होते हैं। पहला होता है समतावाचक, की भांति, के बराबर, के समान, की तरह आदि। विरोधवाचक, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ आदि। स्थानवाचक, के पास, से दूर, के नीचे, के भीतर आदि, मतलब जो हमें स्थान का बोध कराए। दिशावाचक, जिससे हमें पता चले कि कार्य जो हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, जैसे की ओर, के आसपास, के सामने आदि। तुलनावाचक, की तरह, की अपेक्षा आदि। हेतुवाचक, के कारण, के लिए, की खातिर आदि। कालवाचक, से पहले, के बाद, के पश्चात आदि। पृथकतावाचक, से अलग, से दूर, से हटकर आदि। साधनवाचक, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे आदि। और संगवाचक, संग मतलब साथ, जिसमें हमें साथ का बोध हो, के साथ, के संग, समेत आदि। विशेष संबंध बोधक पदों का प्रयोग सदा के, से, की आदि के साथ किया जाता है, अन्यथा ये विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बन जाते हैं। तो हमें किसका प्रयोग करना होता है इनके साथ? के का, से के साथ, या फिर की का प्रयोग हम इनके साथ करते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? इन दोनों को पृथक कौन कर रहा है? कि जो संबंध बोधक अव्यय है ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, लेकिन जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया से पहले आते हैं। जैसे सविता बाहर खड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण कहाँ आ रहा है? क्रिया से पहले आ रहा है। घर के बाहर क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया, ये आ रहा है संज्ञा से पहले। संज्ञा घर के बाहर सविता खड़ी हुई है। आओ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है वह संबंध बोधक कहलाता है। संबंध बोधक के कितने भेद हैं? ये तो आप सबको पता है, इसके 10 भेद है। समतावाचक, विरोधवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, हेतुवाचक, कालवाचक, पृथकतावाचक, साधनवाचक तथा संगवाचक। जरा बताओ तो संबंध बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। तो संबंध बोधक किसे कहते हैं अब आप सबको पता है। संबंध बोधक वे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर जो वाक्यों में दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे बंदर गाड़ी के ऊपर बैठा है या बंदर छत के ऊपर बैठा है, तो के ऊपर क्या हो गया? संबंध बोधक। संबंध बोधक के कितने भेद हैं? इसके 10 भेद हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय छांट कर लिखो। तो अब आपको पता है इसमें हमें कैसे करना है। पहला वाक्य देखिए बच्चों, विद्यालय के सामने कैंटीन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा के सामने। रात्रि से पूर्व बस लखनऊ पहुंच जाएगी। रात्रि से पूर्व जो शब्द के साथ आते हैं, से आते हैं और साथ में की के साथ आते हैं वो हमारे संबंध बोधक है। शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, के बिना। रोशन ने तार के द्वारा माता जी की बीमारी की सूचना दी, के द्वारा। नहाने से पहले दूध पी लो, से पहले। गर्मी के मारे बुरा हाल है, के मारे। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त संबंध बोधक शब्दों से करो। तो देखो इसमें बलराम राम अधिक वीर है, बलराम से राम अधिक वीर है। आपके अनुमान डैश वह पकड़ा जा चुका है, आपके अनुमान से वह पकड़ा जा चुका है। गाड़ी डैश बंदर है, गाड़ी के भीतर या के ऊपर भी लिख सकते हो आप, गाड़ी के ऊपर बंदर है।
यह काम तुम्हारे डैश नहीं है, यह काम तुम्हारे बस में नहीं है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित संबंध बोधक अवयव का वाक्यों में प्रयोग करो। के निकट, मेरा घर मंदिर के निकट है। बाग के चारों ओर हरियाली है। के पश्चात, खाना खाने के पश्चात वह सो गया। इसी तरह बाकी के भाग भी आप अपने आप से सोच के अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शंस। समुच्चय प्लस बोधक मतलब जुड़ने का बोध कराने वाले। तो जो दो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं उन शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अरे दुकान बंद है, हाँ आज रविवार है इसलिए दुकान बंद है। तो यहाँ पर हमने दो वाक्यों को इसलिए से जोड़ दिया, तो इसलिए क्या हुआ बच्चों? समुच्चयवाचक। आप क्या लेंगे? काफी पिएंगे या चाय? तुम्हारी क्या इच्छा है? तो या से हमने काफी और चाय को जोड़ा है, तो या भी हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। उपयुक्त वाक्य में इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का तथा यह शब्द दो वाक्यों को पृथक करने का कार्य कर रहा है। तो जो शब्द वाक्यों को जोड़ने का या अलग करने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ये भी अव्यय होते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। समुच्चय बोधक का योजक भी कहलाते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। परंतु ये केवल जोड़ते ही नहीं है, अपितु अलग भी करते हैं। तो दो वाक्यों को या शब्दों को ये जोड़ते भी हैं और अलग भी कर सकते हैं। दो वाक्यों, दो शब्दों, दो उपवाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? समुच्चय बोधक। कुछ अन्य उदाहरण की, लेकिन, किंतु, परंतु, तुरंत, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा, मगर आदि। तो इसके कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। समानाधिकरण कौन से होते हैं? दो या दो से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि या, वे, बल्कि, इसलिए, और, तथा आदि। अमन ने अपना गृह कार्य किया और खेलने चला गया। ज्योति व अतुल भाई बहन है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं या दो शब्दों को जो जोड़ रहे हैं उनको हम बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। मैंने कोशिश की तो लेकिन काम नहीं बना। उपयुक्त वाक्य में और, वह तथा लेकिन जो शब्द है दो समान पदों, उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होंगे? एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द जो है वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएंगे। जैसे कि तथा, तथापि, यद्यपि, की, क्योंकि, ताकि आदि। पिताजी ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ, अभी से परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक ला सको। तो इसमें आप देख सकते हो कि तथा ताकि जो है ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। आश्रित जो एक दूसरे पे निर्भर है उन वाक्यों को ये जोड़ रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। आओ दोहराएं। दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ने तथा अलग करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके दो मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये योजक भी कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों को, वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने व अलग करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। आओ अब लिखें। नीचे दिए वाक्यों में से समुच्चय बोधक छांट कर लिखो। वर्षा हो रही थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो यहाँ पे दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इसलिए। हम चलती बस से कूद पड़े ताकि अपनी जान बचा सकें।
कसरत करो ताकि सेहत अच्छी रहे, ताकि आप काम करें अथवा घर चले जाएं, तो अथवा। राम सबसे बड़ा है किंतु सबसे मूर्ख है, किंतु। पापा ने समाचार सुने और दुकान के लिए तैयार हो गए, तो और। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित समुच्चय बोधक शब्दों से करें। पानी बरसने वाला था इसलिए मैं जल्दी घर आ गया, तो आप यहां पे लिखेंगे इसलिए। वह विद्वान है परंतु बुद्धिमान नहीं। कुछ सामान खरीदना था, डैश बाजार जाना पड़ा, इसलिए बाजार जाना पड़ा। मेहनत करो, डैश फेल हो जाओगे, अपितु। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। नीचे दिए वाक्यों को समुचित समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हुए एक वाक्य में बदलो। सुबह से वर्षा हो रही थी, पापा दुकान पर नहीं गए। सुबह से वर्षा हो रही थी इसलिए पापा दुकान पर नहीं गए। ग पाठ देखें बच्चों। नंदिनी बीमार थी, विद्यालय नहीं आ सकी। नंदिनी बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आ सकी। अच्छे अंक पाना चाहते हो, एकाग्रता से पढ़ो। अच्छे अंक पाना चाहते हो तो एकाग्रता से पढ़ो। रमन गृह कार्य समय पर करता है ताकि रमन को डांट ना पड़े। विस्मय आदि बोधक शब्द बच्चों, जिनको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, आप जैसे चित्र में देख सकते हो, उफ कितनी गर्मी है, अरे तुम यहाँ कब से खड़े हो, छी छी तुम्हारे जूते में कीचड़ लगा है। तो ऐसे शब्द जो प्रशंसा को, घृणा को, मन के भावों को व्यक्त करते हैं, उनको हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मय प्लस आदि यानी कि आश्चर्य तथा अन्य मनोभाव को जो शब्द दर्शाते हैं, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। मन के भाव कैसे हो सकते हैं? हर्ष हो सकता है, शक हो सकता है, शोक हो सकता है, भय, उत्साह, घृणा आदि। तो ऐसे भावों को जो शब्द व्यक्त करते हैं, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। विस्मय आदि के भेद, तो बच्चों इसमें 9 भेद हैं। पहला है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक अरे, क्या, ओह, ए आदि। अरे क्या कह रहे हो, मतलब आश्चर्य हो रहा है किसी को। हर्षबोधक मतलब जो हमारे मन की प्रसन्नता को व्यक्त करे, जैसे वाह वाह, आहा, क्या खूब, शाबाश, धन्य आदि। वह क्या सुंदर चित्र बनाता है। घृणाबोधक छी छी छी, धिक धत आदि। धिक, तुमने इतना घिनौना का कर्म किया। स्वीकृति बोधक हाँ ठीक, जी हाँ आदि, हाँ आप ठीक कह रही हैं। चेतावनी बोधक सावधान, होशियार, बचो, हटो आदि। बचो तुम्हारे पीछे सांप है। शोक बोधक हाय, उफ, आह, हे राम, ओह आदि। हाय यह क्या हो गया। आशीर्वाद बोधक सौभाग्यवती भव, दीर्घायु हो, सुखी रहो, जीते रहो आदि। जीते रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। भय बोधक मतलब बच्चों जिसमें हमें डर लगे, डर से जो शब्द हमारे डर को व्यक्त करे, उन्हें हम बोलेंगे भय बोधक। बाप रे, अरे, बाप रे बाप आदि। बाप रे बाप, कितना भारी थैला है। संबोधन बोधक ओ सुनो, अरे सुनो, अजी सुनिए आदि। अरे सुनो, जरा इधर तो आना। विशेष विस्मय आदि बोधक शब्द के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ये अव्यय होते हैं, इस अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मन के भावों को प्रकट करते हैं, अतः इनके उच्चारण का विशेष महत्व होता है। इनके द्वारा 1 या 2 शब्दों में ही बड़ी बात कह सकते हैं। इन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, परंतु इनके उच्चारण से विशेष अर्थ प्रकट होते हैं। ये प्राय वाक्य के आरंभ में लगाए जाते हैं। आए दोहराएं।
मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। ये भय, शोक, हर्ष, उल्लास, आशीर्वाद, घृणा, स्वीकृति आदि के सूचक होते हैं। जरा बताओ तो विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? अब आपको पता है, विस्मयादि बोधक शब्द वो होते हैं जो हमारे विस्मय या मन के भावों को प्रकट करते हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके 9 भेद हैं और इनके नाम आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।